हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हमारा लेसन सेकंड सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राहुल प्रजापति और आपका मेरा ब्यूटीफुल सा चैनल एडवांस केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म यहीं से बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, ठीक है, या ब्रैकेट में कणों की संख्या मात्रा पर निर्भर करे, निर्भर करता है। आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब समझो, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, ठीक है, कणों की संख्या पर निर्भर करती है, उनके आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, विलयन के अणुसंख्यता है ना, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा पर निर्भर करेगी, उनके आकार आकृति से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा है कि वाष्प दाब आपने पढ़ा था, ठीक है, उसमें मोलों की संख्या बढ़ रही थी। ठीक है, किसी भी विलायक या विलय की मोलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जितने ज्यादा मोल्स उतना ज्यादा वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था अपने, पी नॉट ए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए। ठीक है, ये किसके बराबर था? एक्स बी के। मोल अंश क्या होता है? मोल अंश क्या होता है बच्चों? मोल अपॉन अनुवाद, या एक्स बी को ये बोलोगे ना, मोल अपॉन अनुवाद, एन आएगा ना। अरे यार, ये समझो, एक्स बी है तो ये लिख दूं मैं एन के मोल, ठीक है ना, फिर यहाँ एन प्लस एन भी आएगा। नीचे वो तो लिखते हो ना, मोल अंश का फॉर्मूला ये तो लिखते हो ना, ऊपर मोल और नीचे ऊपर स्वयं के मोल, एक घटक के मोल, और नीचे टोटल मोल, विलयन में कितने मोल्स है। ठीक है, अब बच्चों बात समझो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एन नंबर पे ना। एन मतलब व्हाट इज दिस? एन, एन मतलब मोल। जितनी उसकी संख्या बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा वाष्प दाब या वेपर्स मिलते जाएंगे, या वाष्प मिलती जाएगी अपने को। जितने ज्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल्स उतनी ज्यादा वाष्प बनेगी, उतनी ज्यादा वाष्प मिलेगी, उतना ही ज्यादा वाष्प दाब बनेगा। ठीक है बच्चों, तो विलयन के ना अणुसंख्यता किस पे डिपेंड कर रही है? ओनली मोल पर। उसमें आकार आकृति से कोई डिपेंड नहीं कर रहा उसको। अभी मैं बोलूँ आपको पात्र का आकार ही मान लो तो, कि पात्र का आकार गोल लूं, एक लंबा सा पाइप जैसा ले लूं, पात्र का आकार, उसमें वाष्प दाब निकालूं, तो मुझे उसका मतलब नहीं देगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आकार उनका कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता। एन, अभी आप मानो कि मैंने NaCl ले लिया, अब आप बोलोगे Na प्लस है और एक Cl माइनस है, तो मुझे इससे मतलब नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव है। मुझे, अगर मैं विलयन में, बात समझना, ठीक है, ये जल ले लिया, ठीक है, अगर मैं इसको रखूं, इसके अंदर डालूं, तो मुझे मतलब नहीं है कि Na प्लस में है या Cl माइनस में है, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे कोई मतलब नहीं मुझे, इनसे मतलब ही नहीं है।
वो डिपेंड किस पे कर रहा है, अणुसंख्यता किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली इसकी मात्रा पर। ये 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल लिया मैंने बस, इस पे डिपेंड है बस, कितना, 1 मोल। उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये कि Na+ है या Cl- है। इज दैट क्लियर? तो अणुसंख्यता, विलेन की अणुसंख्यता किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली विलेय की मात्रा पर, ठीक है। कण मतलब उसकी मात्रा कितनी है, जितनी मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है, उतना जब वाष्प दाब बनता जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब डिपेंड किस पे कर रही है, ओनली विलेय की मात्रा पर, ठीक है। तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करें, उनकी आकार व आकृति पर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आकार कैसा भी हो। इज दैट क्लियर? अब लिखते हैं बच्चों, देखो ये 4 प्रकार से है, 4 प्रकार पढ़ने इसमें अपने को। पहला आता है इसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो पहले, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट आता है बच्चों इसमें परासरण दाब। तो ये पढ़ना है आज अपने, ठीक है बच्चों। अणुसंख्यता गुणधर्म समझे कि इसको डिपेंड करेगा विलेय की मात्रा पर, इसको डिपेंड नहीं करेगा ये उनका आकार आकृति कैसी है, बस विलेय की मात्रा पर डिपेंड करेगा, विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा पर, ठीक है। अभी देखेंगे, अभी आपको बताते जाऊंगा, आगे आगे देखते जाओ। इन सब में जब आप पढ़ोगे ना इनमें, तो सब समझ में आ जाएगा अणुसंख्यता क्या होती है। बस इतना याद रख लो अभी कि अणुसंख्यता विलेय की मात्रा पर डिपेंड करती है, विलयन की अणुसंख्यता इसमें विलेय की मात्रा पर। इज दैट क्लियर? तो आज अपने को ये पढ़ना है, ठीक है। इस लेक्चर में ये पढ़ाऊंगा और बाकी ये नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो स्टार्ट करें। पहला इसमें आता है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक बच्चों। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, जब वाष्पशील, ये पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं ऊपर ऊपर समझा रहा हूं बस, ठीक है ना बच्चों। जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील मिलाया जाता तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, ठीक है बच्चों। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, इसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं।
ठीक है बच्चों, कौन सा, पी ए नोट माइनस पी ए। ठीक है, जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इस डेट के लिए कि हमने क्या लिया, हमने एक अवाष्पशील विलय लिया और एक लिया वाष्पशील विलायक। ठीक है, उसको उसमें डाल दिया, दोनों में मिक्सअप कर दिया। ठीक है, अब आप जानते हो अवाष्पशील विलय, तो उस पर वाष्प दाब पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, उसका इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं अवाष्पशील का। ठीक है, क्योंकि अवाष्पशील वाष्प नहीं बनाते हैं, वाष्प दाब शून्य होता है उनके लिए। ठीक है, जब इसको विलायक में डालते हो तो विलयन का वाष्प दाब होता है ना, वो कम हो जाता है। क्यों कम हो गया, क्योंकि उसमें अवाष्पशील विलय भी डाल दिया आपने। अब अवाष्पशील विलय भी जो पृष्ठीय सतह होगी ना, उस पर अपना स्थान घेरेंगे, जिससे प्रति इकाई वाष्प बनने की, ठीक है, वाष्प बनती है ना, वो कम हो जाएगी, वाष्प बनने की प्रक्रिया कम हो जाएगी प्रति इकाई में। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल में। और जो शुद्ध, उसके बाद जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है ना, उसकी तुलना में तो कम हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले ही। इस दैट क्लियर। तो बच्चों बात समझो, अवनमन कहता है जब या मैं बात करूं वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। यहां तक सबको क्लियर था उस दिन, ठीक है ना। तो P नोट ए माइनस पी ए ये होता है हमारा वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आप सब जानते हो एक बात, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल बिन के बराबर होते हैं। ये पढ़ाई था अपने ने, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट बराबर एक्स बी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ाई था। तो अभी भी यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, जो वाष्प दाब है वो किस पे डिपेंड कर रही है, किसके बराबर है, मोल। जितने मोल बढ़ेंगे उतना वाष्प दाब बढ़ता जाएगा विलयन का, जितने यहाँ पे मोल बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा वाष्प दाब बनता जाएगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, इतना तक तो पढ़ाई दिया था मैंने उस दिन आपको, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये पी ए क्या है, विलयन का वाष्प दाब। पी ए क्या बच्चों, विलयन का। अब विलयन का क्यों बोला, विलयन का वाष्प दाब क्यों, क्योंकि विलयन में क्या था, अवाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक, अवाष्पशील विलय प्लस वाष्पशील विलायक था। अब अवाष्पशील विलय से तो कोई मतलब ही नहीं हमें। अब जो भी विलयन का वाष्प दाब होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, विलायक के वाष्प दाब पर, तो पी ए पर। ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब पी ए होगा। और इज दैट क्लियर, हो गया नोट।
बढ़े आगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आया था बच्चों पी नोट ए माइनस पी ए। ठीक है, ये आया एक्स बी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। आप सबको पता है मोल मोल भिन्न एक्स बी। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों मोल भिन्न का? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या था? ठीक है, विलेय के मोल, या फिर ऐसे लिख देता हूं मैं, विलेय के मोल ठीक है, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। ठीक है, एक्स बी कैसे आता है? आपको मोल अंश को कैलकुलेट करना बताया था मैंने। ठीक है, विलेय के मोल किसके? बी विलेय के। ठीक है, बी विलेय के मोल। ठीक है, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, नीचे की साइड में टोटल मोल आता है जितना होता है ना विलेय प्लस विलायक। इज दैट क्लियर? विलेय के मोल अपॉन विलायक के मोल। इज दैट क्लियर? अब आगे देखो, मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल। ठीक है, निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बच्चों अपना द्रव्यमान बटा अणुभार। अभी मोल निकालना हो ना मोल्स, तो द्रव्यमान बटा अणुभार, क्या बोलते हैं इसको? W बाई M। ठीक है, द्रव्यमान को W, अणुभार को M। अब बच्चों बात समझो, विलेय के मोल निकालना है तो WB, B क्या मतलब होता है? विलेय। ठीक है, उसके बाद अणुभार, विलेय का अणुभार तो MB। उसके बाद विलेय के मोल कितना है? WB MB। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी विलेय, यहाँ पर भी विलेय, वो विलेय मिला है, विलेय की कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये पूरा ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में विलेय प्लस विलायक होता है, मैंने इसको अलग अलग लिखा है। इज दैट क्लियर? ये अलग अलग लिखा है बस। ठीक है, नहीं तो कंबाइंड विलियन है वो। यहाँ मैं लिख दूं विलियन के मोल लिखता, विलियन के मोल लिखता, या फिर विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आता है विलायक के मोल। विलायक के मोल में क्या है? WA प्लस MB मतलब M है। विलायक के मोल भी ऐसे कैलकुलेट करोगे ना, नंबर ऑफ मोल्स द्रव्यमान अपॉन अणुभार W बाई M। ठीक है, विलायक के मोल, विलायक को A से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए WA अपॉन MB। इज दैट क्लियर? अब बच्चों बात समझो, विलियन, विलियन को तनु करने पर, विलियन को तनु, तनु जानते हो लिक्विड फॉर्म में, विलियन को तनु करने पर, ठीक है, विलियन को तनु करने पर, तो क्या होगा बच्चों? जो विलेय है ना, विलेय की मात्रा बहुत कम हो जाएगी सॉल्यूशन में। अगर मैं बात समझो, ठीक है, अगर मैं कोई विलियन है, ठीक है, उसमें विलेय मिला रखा आपने 10 ग्राम, और पानी है 1 लीटर, अगर मैंने और उसमें पानी डाल दिया और लिक्विड डाल दिया, तो विलेय तो 10 ग्राम देगा, पर पानी बढ़ता जाएगा, उसकी दुगनी मात्रा भी हो सकती है, जितना मैंने मिलाया तो दुगना भी हो सकता है। अब दुगने के तुलना में विलेय का मात्रा जो 10 की, वो तो और भी कम होगी ना। समझे बात को? बात समझो, ये मैंने 2 कंटेनर लिए, इसमें 10 ग्राम और 1 लीटर पानी, और इसमें 10 ग्राम विलेय पहले से मौजूद, तो 2 लीटर पानी आ गया, तो किसमें कम मात्रा होगी? विलेय की। अगर मैं बोलूँ इकाई क्षेत्रफल में,
इकाई क्षेत्रफल में विलय की मात्रा किस में कम होगी, इसमें या इसमें? अफकोर्स इसमें कम होगी। ठीक है, अब ये बात समझो, आपके हाइट के बराबर, ठीक है, पानी है स्विमिंग पूल का, ठीक है, और अगर मैं उसके में आपकी हाइट से दुगना पानी डाल दूं तो फिर क्या होगा? तो फिर आप डूबोगे ना, नीचे रह जाओगे आप। ठीक है, या तो उसके बीच में हो गए, नीचे की साइड में हो गए। पहले तो आपकी सर तक पानी आता था, अब सर से ऊपर चल जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, दुगनी हाइट हो जाएगी, तो छोटे हो गए ना आपको उसकी तुलना में। पहले तो आपके पानी सर के बराबर था, तो आप कह रहे थे कि पानी मेरे लिक्विड बराबर है, अब तो ज़्यादा बढ़ चुका है ना, समझो। ठीक है ना बच्चों? तो विलयन को तनु करने पर क्या होगा, जो विलय के मोल्स है ना वो तो निगलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो तो खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब नगण्य मान लेंगे हम उसको। ठीक है बच्चों, जो विलय के मोल्स होंगे ना वो तो नगण्य मान लेंगे हम उनको कि हाँ इसमें है प्रेजेंट, पर नगण्य मात्रा में, क्योंकि पानी की मात्रा लिक्विड बहुत ज्यादा हो चुका है। अब बच्चों बात समझो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बना अपना, WB/MB। ठीक है, WA। अब किसी का सवाल होगा बच्चों का कि सर इसको भी निगलेक्ट कर सकते थे, तो बच्चों अपने ज्ञात कर रहे हैं, विलय के मोल्स ज्ञात कर रहे हैं अपने, तो उसको निगलेक्ट कैसे करोगे? वो तो ज्ञात करना है अपने को, वो तो सॉल्यूशन में किया है आपने कि सॉल्यूशन मात्रा कम कर दी हमने, नगण्य मान लिया उसको। ठीक है बच्चों, ये मिला अपने को। अब बच्चों बात समझो, ठीक है, ये आया अपने पास। ठीक है, अब आया मैंने XB इसको लिखा WB/MB इंटू MA/WA। ठीक है बच्चों, ये हुई हमारी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बच्चों, समझ के बात को, विलय को तनु करने पर WB/MB जो विलय के मोल्स है ना वो कम हो जाएंगे, नगण्य मान लेंगे। ठीक है ना, तो ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा होगी, इसकी मात्रा कम होगी, तो मैंने उसको नगण्य मान के हटा दिया। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला आया, उसके बाद मैंने इसको घुमा दिया, ठीक है, गुणा में लिया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण ये रहा एक, XB का मान रखो, ठीक है, ये मान पटक दो इसकी ना, तो क्या आएगा, PA0 माइनस PA अपॉन P0A। तो क्या आया, WB/MB इंटू MA/WA। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ से फॉर्मूला लिख लेगा अपने पास, क्या फॉर्मूला, MB को विलय के मोल्स, MB WB/MA। ठीक है, ये हुआ WA इंटू P0A अपॉन PA। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, MB को उठाया इधर, MB को उठाया इधर, और इसको उठा के उधर पलट दिया। समझो, इसको इधर उठाया, इसको पलट दिया उधर की साइड, गुणा कर दिया। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों, समीकरण 3 इसकी सहायता से विलय के अनुभाग को ज्ञात कर सकते हैं। दिख रहा है? इसके इस फॉर्मूले की सहायता से बच्चों क्या कर सकते हैं हम, किसी भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ठीक है ना, उसमें हमसे विलय के मोल्स पूछ लिए या विलय का अणुभार पूछ लिया, तो हम अणुभार निकाल सकते हैं इसके सहायता से, इस फॉर्मूले के द्वारा। आपको WB दिया होगा वहाँ, ठीक है, विलय का द्रव्यमान दिया होगा, ठीक है, और विलायक का अणुभार दिया होगा, और विलायक का आपको द्रव्यमान दिया होगा, ये सब
शुद्ध विलाय का वाष्प दाब दिया होगा, शुद्ध विलाय का वाष्प दाब माइनस और विलयन का वाष्प दाब सब दिया होगा क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन करेंगे तब आपको बता दूंगा, पर इस फॉर्मूले के सहायता से हम विलय के अणु भार को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। ठीक है, मैंने बात समझी, इसको वापस बता देता हूँ। मोल भिन्न, ठीक है, अपने को ये फॉर्मूला मिला। ठीक है, मोल भिन्न निकालना है अपने को एक्स बी। एक्स बी का फॉर्मूला होता है विलय के मोल्स अपॉन विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। ठीक है, ये वाला एन बी एन ए ये आपने सबने पढ़ रखा है। उसके एन बी है, विलय के मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा अणुभार। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू बाई एम से, डब्ल्यू बी बाई एम बी। विलय के मोल्स डब्ल्यू बी बाई एम बी प्लस विलायक के डब्ल्यू ए क्यों लिखा? विलायक का होता है रिप्रेजेंट करता हूँ ए से, और विलय को करता हूँ रिप्रेजेंट बी से। इस क्लियर? विलय को तनु करने पर, तनु कर दिया मैंने, पानी डाल दिया उसमें। ठीक है, पहले हमने सांद्र पढ़े, ठीक है, अब पढ़ना है तनु पढ़ा हमने। पहले सांद्र सांद्र में देख लिया हमने। ठीक है, अब तनु की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला अभी ये। ठीक है, इसको नोट करो। अब क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, ये इस फॉर्मूले को याद रखना बच्चों। ये क्वेश्चन पूछता है, इस पर क्वेश्चन पूछेगा अभी बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी पे आते हैं। विलय का अनुपात याद करना हो आपको। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा। तो ये अपना एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसे पूछा क्या गया? क्वेश्चन दिया अपने को, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, तो 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। विलय का ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है। तो बच्चों मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? देखो क्या पूछा उसने, विलय का मोलर द्रव्यमान। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डब्ल्यू बी हाँ, ठीक है, ठीक है बच्चों। डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है बच्चों, इंटू पी नोट ए। ये जो अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वहाँ मैंने बात की थी, वहाँ लिखा था अणुभार। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं ना जिसको अणुभार और मोलर द्रव्यमान में फर्क पता तो है ना, कि अणुभार को मोलर द्रव्यमान बोलता है। ठीक है ना, ये बोलो सर आपने मोलर वहाँ पर अणुभार लिखा है, यहाँ मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, वो एक ही है। ठीक है, अब जो बात समझते हैं अपने को दिया क्या है। ठीक है, दिया क्या गया है वो देख लेते हैं पहले, यहाँ पर देख लें। ठीक है, फर्स्ट आता है अपना, देखो शुद्ध बेंजीन का वाष्प हटा दो इसको, पहले डब्ल्यू बी याद कर लेते हैं। डब्ल्यू बी क्या दिया हुआ अपने को? देखो डब्ल्यू बी होता है अवाष्पशील विलय ठोस, अवाष्पशील 0.5 ग्राम। समझ रहे ये क्यों बोला मैंने? डब्ल्यू बी क्या होता है? विलय, विलय का द्रव्यमान। विलय क्या दिया हुआ है? 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय दिया हुआ अपने को ठोस अवस्था में, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। फिर आता है एम ए।
एम ए क्या दिया हुआ है? एम ए मतलब बताओ बताओ, एम ए मतलब क्या हुआ? आपसे पूछूंगा एम ए मतलब क्या हुआ, क्या है एम ए इसमें? देखो एम ए अपना, देखो शुद्ध व्यंजन एम ए होता है हमारा विलाय का, विलाय का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान जो अपने को दिया है 78 ग्राम। विलाय का बेंजीन है, विलायक अपना बेंजीन में घोला गया ना, बात समझो, विलय ठोस को बेंजीन में घोला गया, ठीक है। अब डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए का 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ए क्या होता है? विलायक। डब्ल्यू क्या है? द्रव्यमान, ठीक है, बेंजीन में घोला गया है क्या? 729 ग्राम, ठीक है। अब पूछा उसने पी नोट ए, पी नोट ए, व्हाट इज दिस पी नोट ए? पी नोट ए, पी नोट ए, पी नोट ए, देखो पी नोट ए क्या है? पी नोट ए होता है शुद्ध विलायक का वाष्प, शुद्ध बेंजीन का वाष्प ये रहा हमारे पास 0, अरे सॉरी 0.850 बार, समझ रहे हो ना? पी नोट ए होता है शुद्ध विलायक का वाष्प। शुद्ध विलायक क्या है? बेंजीन है यहाँ पर विलायक, और विलय क्या है? अवाष्पशील विलय दिया हुआ ठोस, ठीक है। अब आता है पी ए, पी ए मतलब विलयन का वाष्प, प्राप्त विलयन का वाष्प क्या दिया हुआ है? 0.85 बार। मतलब क्वेश्चन में पहले देख लिएगा क्या क्या दिया हुआ है आपको, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में पहले देख लो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया लो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दिया हुआ है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प ये रहा, ठीक है। 5 ग्राम अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय ये रहा, ठीक है। डब्ल्यू बी, बी मतलब विलय, डब्ल्यू मतलब द्रव्यमान किसका? अवाष्पशील का। 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, 39 ग्राम बेंजीन द्रव्यमान, ठीक है। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान एम ए, मोलर द्रव्यमान एम ए होता है, तो 78 ग्राम, बाकी का सब लिख दिया। अब इस इक्वेशन सारे मान को इसमें पुटअप कर दो, देखते हैं। डब्ल्यू भी अपने कितना दिया हुआ है? 0.5 ग्राम इंटू, और क्या दिया हुआ? एम ए कितना दिया हुआ है? 78 ग्राम, ठीक है, इंटू इसको साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। पी नोट ए कितना दिया हुआ है? 0.85 बार, ठीक है बच्चों। डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है? डब्ल्यू ए 39 ग्राम, ठीक है। पी नोट ए ये 0.850 माइनस पी ए कितना दिया हुआ है? 0.85, ठीक है बात, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, मान इसमें से देखना अपने क्वेश्चन में मिल जाते हैं सब, और बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दिया नहीं होता तो आपको कैलकुलेट कर लेता आता है वो तो आपको, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, देखो 2 बार गया, ठीक है, 31 1 जा 31, 78 आता है, इसको इससे गुणा करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, और ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है, इंटू, ठीक है, 1 ग्राम बच जाएगा ये वाला, 1 ग्राम इंटू 0.85 बार, ठीक है। इसको हल करेंगे तो इसका आएगा बच्चों 0.005, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं, वो तो वही आएगा, इसको 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, तो अपने पास क्या आया इसका आंसर? 0.85, ठीक है, और ये आया 0.005, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात समझो, पॉइंट हटाऊंगा 3 जीरो नीचे लाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा 3 जीरो ऊपर लाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा 3 जीरो नीचे और पॉइंट हटाऊंगा 3 जीरो ऊपर, 3 से सब कैंसिल हो गए, 0 से 0, तो अपने पास पॉइंट हटाया तो ये बचा, ठीक है, 8505, इज दैट क्लियर? इसको जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसका आएगा 170 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, 170 ग्राम मोल, 170 ग्राम
मोल इनवर्स। ठीक है, तो अपने क्या किया, ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। विलय ठोस का मोलर द्रव्यमान कितना आया, 170 ग्राम, कि 170 ग्राम मोल्स प्रेजेंट है उसमें। इज दैट क्लियर? कैसे आया ये सब देखो, विलय का मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, मान हमने देखा, पर्टिकुलर एक एक का मान इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये मान सब पटक दिया इसके अंदर, हल किया क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद ये आया, पॉइंट से पॉइंट सारे हटा दिए मैंने, ये आया, इसका आंसर 170 ग्राम मोल इनवर्स आया। इज दैट क्लियर? नीचे तक दिख रहा है ना? दिख रहा है। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, अब कैसे याद पड़ेगा सर कि क्वथनांक, आपेक्षिक क्वथनांक का ये फॉर्मूला ही है, मतलब क्वेश्चन ही है, तो आपको सब दिया हुआ है। ताप विलयन का वाष्पदाब दिया होगा, ठीक है, शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब दिया होगा, अवाष्पशील दिया होगा। ठीक है, ठोसों का मोलर द्रव्यमान तो ये तो उसमें भी आगे देंगे, पर विलयन का वाष्पदाब दिया होगा तो आप समझ जाओगे क्या इसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। ठीक है, शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब और विलयन का वाष्पदाब दिया होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं इसमें। हो गया नोट कर लिया? चलो, सेकंड आता है इसमें क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना बच्चों? देखो बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन की बात करें, देखो किसी भी सॉल्यूशन में जब जब हम अवाष्पशील विलय डालते हैं, ठीक है, किसी भी विलयन में, ठीक है, जब हम अवाष्पशील विलय डालते हैं, ठीक है, जैसे विलयन विलयन अपना वेपर प्रेशर बना रहा था, ठीक है, विलयन वेपर प्रेशर बन रहा था आराम से। ठीक है, अब उसमें अवाष्पशील डाल दिया, अवाष्पशील खुद तो वेपर बनाता नहीं है, और डिक्रीज करने जाता है, समझो ना। कोई कंटेनर लिया, ठीक है ना, आराम से, जैसे मैंने जल ले लिया वाटर, वो तो वेपर बना रहा था अपना, अब जैसे आपने उसमें अवाष्पशील डाल दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, वो वाष्प दाब को कम कर दिया, उस वाटर के वाष्प दाब को कम कर दिया, क्योंकि अवाष्पशील क्या होता है, वेपर बनाते ही नहीं है, मतलब वाष्प बनाते ही नहीं है, और इनके द्वारा वाष्प दाब भी नहीं बनता। मतलब ये ऐसे हो गए कि हम तो डूबेंगे, दूसरे को लेकर ही डूबेंगे, ठीक है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, मतलब ये खुद तो वाष्प नहीं बनाते, और जो विलयन बना हुआ है उसको भी बनाने देंगे। तो क्या होगा, जब हम विलयन में अवाष्पशील डालते हैं तो क्या होगा, वाष्प दाब घटता है, ठीक है, वाष्प दाब घटेगा, वाष्प दाब घटेगा। अब जो बात समझो, अब वाष्प दाब का बॉइलिंग पॉइंट से क्या संबंध होगा, तो बच्चों बात समझो, अगर विलयन है, ठीक है ना, तो वाष्प बन रही, अब आपने अवाष्पशील डाल दिया, अब उनको हटाने के लिए अब क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तापमान बढ़ाओगे, ठीक है, जब अवाष्पशील है तो बॉइल, वो क्या बोलते हैं, वाष्प नहीं बना रहे, वाष्प नहीं बनाए तो वाष्प दाब भी नहीं बनेगा। अब उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, ठीक है, तो इससे क्या है, वाष्प दाब तो घटेगा, ठीक है ना, और बीपी, ठीक है, बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, बीपी, भावना पांडे, हाँ, भावना पांडे नहीं, बीपी, ठीक है ना, भावना पांडे कुछ नहीं, बॉइलिंग पॉइंट हो, क्या लड़की लड़की लड़की। तो बात समझो, देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, समझ लो ना, जब हम विलयन में अवाष्पशील विलय को डालेंगे तो वो तो वाष्प बनाना नहीं चाहते हैं, अब उनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर बनते जाएंगे। इज दैट क्लियर?
ठीक है ना। तो वाष्प दाब घटेगा पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, तो ठीक है ना, समझ के बात को। अब बच्चों बात समझो, पहले बात समझ लो, ग्राफ ग्राफ बना के समझाएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। तो बच्चों बात समझो, जैसे जैसे वाष्प बनेगा, जैसे बात समझो, बिलियन में मैंने अवाष्पशील डाल दिया, तो क्या होगा, वो तो बैठ गया आराम से, कुछ चुप कर गया, हिलेगा ही नहीं। अब हिलेगा नहीं तो वाष्प नहीं बनेगी, हिलेगा नहीं तो वाष्प नहीं बनने देगा। अब उसको क्या करना है, उसको इंक्रीज करने के लिए, वाष्प दाब बढ़ाने के लिए कि वाष्प बने, तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करा आपने, अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करा तो वाष्प दाब बढ़ा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि वाष्प दाब से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कैसे रिलेटेड है वाष्प दाब से, ये समझ गया। ठीक है, अब बच्चों बात समझो, ग्राफ बनाते हैं अपने। ठीक है, देखो ग्राफ बनाते हैं, बनाओ बनाओ सर। देखो यहाँ पर लिया मैंने वाष्प दाब, ठीक है, और यहाँ ले लिया मैंने ताप। अब आप बच्चे बताओ, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा घटेगा, सोच के बताओ। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात समझते हैं, विलयन है, ठीक है, प्योर लिक्विड है, ऑयल ले लिया, वाटर ले लिया मैंने, जल। ठीक है, अब मैं उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो उसका वाष्प दाब ज्यादा बनेगा, क्योंकि प्योर लिक्विड है, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया, तो मुझे ग्राफ थोड़ा सा ऐसा प्राप्त मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये मिला मुझे शुद्ध या फिर वाष्पशील विलायक का। ठीक है, जो वाष्पशील विलायक का मुझे ग्राफ मिला। अब आज समझो, इससे पता चल रहा है, ये मैंने आपको बताया भी था पहले, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, वैसे वैसे उसका वास्ता बढ़ते जा रहा है, क्योंकि शुद्ध विलायक है, बस इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज, वैसे वैसे वाष्प बढ़ता गया। अब बच्चों बात समझो, अब मैं क्या करता हूँ, अब इस वाटर में मैंने डाल दिया अवाष्पशील विलय, लाइक मान लो यूरिया डाल दिया, यूरिया आपको ठोस, ठीक है ना, वो डाल दिया। अब क्या होगा, यूरिया डाल दिया मैंने, अब वो वाष्प बनाने चाहिए, वाष्प नहीं बनाना चाहेंगे तो वाष्प दाब भी नहीं बनेगा उनका। ठीक है, और वो विलयन का वाष्प दाब कम कर देंगे। ठीक है, अगर मैं जल में, ये जल का वाष्प दाब बोला मैंने, ठीक है ना, अब इसमें डाल दूंगा, क्या डाल दिया मैंने, यूरिया डाल दिया, तो सरफेस पे बैठ जाएंगे वो भी। अब वो पहले की तुलना में विलायक का वाष्प दाब, मतलब विलयन का वाष्प दाब कम होगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये मिला मुझे अवाष्पशील युक्त विलयन का वेपर प्रेशर वाष्प दाब। आप समझ लो, देख लो, बात समझो, वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब अवाष्पशील से ज्यादा ही होगा, ये तो आप इससे समझ रहे हो बात को। कैसे, अवाष्पशील मिल गया, विलयन में अवाष्पशील मिला हुआ है, तो वेपर तो बनेगा नहीं उसके कारण, फिर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा तब बढ़ेगा। ठीक है, फिर बात समझ लो, देखो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया वाष्प बढ़ते जा रहा है इसका, ठीक है ना, इससे तो कम ही रहेगा, वाष्पशील विलायक से तो, इस शुद्ध विलायक से तो कम ही रहेगा इसका अवाष्पशील का। इज दैट क्लियर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से कैसे संबंधित है, तो वो समझते हैं अपने। देखो बच्चों, बात समझो, बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा देते हैं, ठीक है, बीपी की बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा आपको होगा कोई सा ही पता, बट आज नई परिभाषा, न्यू कंसेप्ट के वाष्प दाब से रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा देखते हैं बच्चों। देखो, ठीक है, ठीक है, विलयन का वह ताप
जिस पर उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। दिख रहा है? ठीक है, तो ये नई परिभाषा। ठीक है, क्वथनांक की क्या परिभाषा हुई? क्वथनांक, ठीक है, पॉइंट की, बिंदु की, विलयन का उभरताप जिस पर उसका वाष्पदाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए। अब इसको समझो, देखो, ठीक है, वेपर प्रेशर बन रहा है, ठीक है, कैसे? वाष्प बन रहा है तो वेपर प्रेशर बनेंगे, वाष्प बनेगा तो वेपर प्रेशर बनेंगे। अब इसको अपने बॉइलिंग पॉइंट तो बोल नहीं सकते कि वाष्प बन रही है तो वेपर प्रेशर बन रहा है, इसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकता। बॉइलिंग पॉइंट तब है जब ये वाष्प ऊपर उठे, जब ये वाष्प ऊपर उठे। कैसे? जब द्रव लिक्विड ऊपर उठना चालू हो जाए, द्रव लिक्विड गैस फॉर्म में चेंज होने लग जाए, लिक्विड कन्वर्ट हुए काई में गैस में, गैस फॉर्म में या गैस अवस्था में चेंज होने लगे, वाष्प बनने लगे। अब बच्चों बात समझिए, जैसे जैसे वाष्प बनती जाएगी, जैसे जैसे वाष्प बनेगी, ठीक है, इधर से एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब प्रेशर लगाएगा, इधर से वाष्प बनती जा रही है, ठीक है, इधर से क्या लगा रहा है? कौन लगा रहा है? वायुमंडलीय दाब प्रेशर लगा रहा है। इधर से वाष्प बनना चाहती है, इधर से एटमॉस्फेयर उसको दबा रहा है, कम कर रहा है। जब वाष्प दाब का प्रेशर वायुमंडलीय दाब के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो वाष्प बनना बाहर निकलने चालू हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये वाष्प दाब का प्रेशर, जब वायुमंडलीय दाब का प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब लगा रहा है ऊपर से कि हम तुम्हें वेपर बनने नहीं देंगे, वाष्प दाब बनने नहीं देंगे, है ना, अगर उसका प्रेशर, इसका वाष्प दाब का प्रेशर जब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाए तब वो वेपर बनना चालू हो जाएगी। ठीक है, आपने समझो, बात समझो, पानी बॉईल हो रहा है, ठीक है, वेपर बनने में थोड़े थोड़े थोड़े, याद है ना, कम अपना टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा होता है शुरू शुरू में, है ना, स्टार्टिंग में, तो बूंदें निकलने लग जाती है गैस की, ठीक है, आपने उबलना हो प्राण हो देखा होगा। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है अभी, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो वैसे ही वो वाष्प ऊपर उठना चालू कर देती है। और जैसे ही टेम्परेचर वायुमंडल, मतलब उसका प्रेशर वाष्प दाब का, जब वायुमंडलीय दाब जो ऊपर का प्रेशर लग रहा है उसके बराबर हो जाए या उससे अधिक, वहाँ बराबर लिख रखा है पर उस पॉइंट तक तो बराबर होगा ना, तो उससे आगे लिख लेगा, ठीक है, वायुमंडलीय दाब का एक पॉइंट है वहां से आगे लिख लेगा। जब वाष्प दाब का प्रेशर वायुमंडलीय दाब के प्रेशर के बराबर हो जाए तब ये वाष्प बनना चालू कर देगा। इज दैट क्लियर? अब बच्चों बात समझते हैं, देखो कैसे, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए कैसे, बात समझो। अगर मैं इस पॉइंट पे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पे, अब बच्चों बात समझो, अब बच्चों बात समझो, देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे, ठीक है, जैसे बढ़ता जा रहा है तो इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक मतलब विलाय का वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है, ठीक है, तो किस टेम्परेचर में? इस टेम्परेचर में, इसको बोल दिया टीबी, ठीक है ना। अब बच्चों बात समझो, इसकी बात करूं तो इसका एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय दाब कब हो रहा है? बराबर इस पॉइंट पे, और टेम्परेचर क्या है? इसको बोल दिया मैंने टीबी। बात समझ रहे हो कैसे? एटमॉस्फेयर प्रेशर है ये, ठीक है बच्चों, वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडल देखो, वाष्पशील विलायक बढ़ता जा रहा है इस टेम्परेचर पर, नॉर्मल है, पर इस टेम्परेचर बढ़ जाते ही वो वेपर बनाना चालू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं अवाष्पशील की बात करूँ, ठीक है, जैसे ही एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के बराबर आ जाता है, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो वेपर बनाना चालू कर देगा। इज दैट क्लियर? तो ठीक है ना, अपने को प्राप्त हुआ शुद्ध विलायक का क्वथनांक उन्नयन या बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट प्राप्त हुआ, और ये अवाष्पशील का वैसे कम है, देख लो, ठीक है ना, बस इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब अवाष्पशील का बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा, मतलब अधिक होगा, समझ रहे हो ना।
अवाष्पशील मैंने आपको बताया था, बात समझो। अवाष्पशील है, वाष्पदा बनाना नहीं चाहते तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा तब वाष्पदा बनेंगे। तो अवाष्पशील विलाय का अवाष्पशील विलयन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, शुद्ध विलायक से अधिक होता है। देख लो किसी पॉइंट पे, देख लो किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो, ठीक है ना, ये गया, ये यहाँ पर, ठीक है। अगर इसके बाद तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये यहाँ पर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तब बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ समझ गए इस बात को। जैसे ही विलयन का वाष्पदाब जिस पर उसका वाष्पदाब, जिस विलयन का वाष्पदाब जिस पर उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, इस टेम्परेचर इसकी बात करूँ मैं विलायक की, ठीक है ना, इस टेम्परेचर पर, ये इस टेम्परेचर पर इसका वायुमंडलीय दाब के बराबर है, इस टेम्परेचर पर अवाष्पशील का वायुमंडलीय दाब के बराबर है, ठीक है। और इसको बोलते हैं बच्चों, इन बीच की दूरी को हम बोलते हैं डेल टीवी। तो डेल टीवी का फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, किसके अकॉर्डिंग? डेल टीवी का फॉर्मूला बना मेरे पास, डेल टीवी ये फॉर्मूला बना मेरे पास इसका, ठीक है बच्चों, बात समझिए। इसका विलयन का वर्क आप जिस पर उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब जब उसका वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, पहले प्रारंभ में तो कम होगा, पर जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे ही विलयन का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर या उससे अधिक होते ही वो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ने लगेगा और वाष्पदाब बढ़ता ही जाएगा उसका। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं, फॉर्मूला इंक्रीज करते हैं इसका। ठीक है, चला गए। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आया बच्चों, डेल टीवी इक्वल टू टीवी ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अब बच्चों बात समझो, प्रयोगशाला के द्वारा, प्रयोग के द्वारा मुझे ये पता चला कुछ बात। क्या बात पता चली? कि डेल टीवी प्रोपोर्शनल एम, ठीक है ना, मोलनता के समानुपाती होती है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना, क्वथनांक में उन्नयन किसके बराबर? मोलनता के समानुपाती होता है। ये व्हाट इज दिस? एम मोललता, ठीक है, एम व्हाट इज दिस? एम मोललता। इज दैट क्लियर? अब बच्चों बात समझो, एम मोललता, ठीक है, समानुपाती का स्थिरांक घटाऊंगा, कांस्टेंट लाऊंगा केबी, एम व्हाट इज दिस? केबी, केबी होता है बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है बच्चों, केबी होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। इज दैट क्लियर? अब बच्चों एम, इसको देखते हैं, डेल टीबी, हाँ सॉरी, ठीक है, केबी। अब बच्चों एम मोलरता क्या होता है? मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो यहाँ पर विलय मतलब अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय के मोल, क्योंकि अवाष्पशील लिया है यहाँ पर, ठीक है, अवाष्पशील विलय के मोल तथा विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, इकाई में केजी में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखते हैं, देखो अवाष्पशील विलय के मोल,
विले के मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बटा मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर मैं लिखूं द्रव्यमान WB अपॉन MB, लिख सकता हूँ? ये होता है ना फॉर्मूला, N बराबर द्रव्यमान बटा अनुपात, ठीक है। इसको बोलते हैं M, सॉरी इसको बोलते हैं W अपॉन, इसको बोलते हैं M। द्रव्यमान को W, अनुपात को M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विलय का लिख दिया। विलायक का द्रव्यमान पूछा बच्चों, विलायक का द्रव्यमान WA अपॉन, ठीक है, 1000, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, आगे लिख देता हूँ, WB अपॉन MB, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन WA, ठीक है, डेल टी, ठीक है। डेल टी बराबर KB WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। इज दैट क्लियर? अच्छा बच्चों, अगर मैं इसकी इकाई पूछूं, एग्जाम में आ जाती इकाई, डेल टी, तो इकाई क्या होती है बच्चों? देखो केबी मतलब यहाँ पर कभी भी टेम्परेचर लो, बात समझना, ठीक है। ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। डेल टी मतलब क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन में कभी भी टेम्परेचर लो तो केल्विन में लेना, SI पद्धति में, ठीक है ना। तो इसका हो गया के केल्विन, ठीक है। अब बात करो अवाष्पशील विलय के मोल है, मोल अपॉन केजी, मोल अपॉन केजी, ठीक है। केजी को इधर की साइड लिया, ठीक है ना, केजी को इधर लिया तो क्या हुआ, केजी अपॉन मोल बटा मोल, ये इकाई हो गई अपने डेल्टी की, ठीक है। केल्विन केजी प्रति मोल, ठीक है ना, या अनुपात मोल, मोल अनुपात जो भी है, ठीक है। इसको नोट करो। ये दिख जाएगा, दिख जाएगा। अगर इसमें मुझे विलय के मोलर द्रव्यमान निकालना हो, ठीक है। जो विलय के मोलर द्रव्यमान निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनता है, MB बराबर W इंटू 1000 अपॉन WA इंटू डेल टी, ठीक है। इसकी सहायता से विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है। अब नोट कर लो इसको। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन इस पे आते हैं बच्चों, ये पूछता है विलय के मोलर द्रव्यमान का, ये पूछता है बस, ठीक है ना, या इस पे आ जाता है कभी क्वेश्चन, ठीक है। टीबी, व्हाट इज टीबी? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वास्ता, और ये है शुद्ध विलय का वास्ता, और ये टोटल, ठीक है, उतना में, ठीक है, ठीक है बच्चों। हमारे पास ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेंजीन का क्वथनांक है ना 353.23 केल्विन है, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम में घोलने पर विलय का क्वथनांक बढ़कर इतना हो गया, ठीक है। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए।
बेंजीन के लिए केबी का मान 273 2.53 केल्विन, ठीक है, केजी मोल इनवर्ट दिया हुआ है। अब बच्चों बात समझो, सिंपल बात, पहले ये समझो क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे वो देखो, ठीक है। क्वथनांक बढ़ चुका, इसका मतलब ये क्वथनांक उन्नयन का क्वेश्चन है। क्वथनांक बढ़ गया या फिर इतना था क्वथनांक, तो रिलेटेड इससे क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, देखो बच्चों फॉर्मूला होता है क्या अपना, टीबी बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है, एम ए प्लस एम बी, ठीक है, ये होता है क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला ही होता है क्वथनांक में उन्नयन का। अब अपने को क्या ज्ञात करना है इसमें से, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। मोलर द्रव्यमान ये था, विलय का मोलर द्रव्यमान, चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख देता, मैंने फॉर्मूला लिखा था आपको साइड से, ठीक है, अलग लिखवाया था, ठीक है। तो ये आएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 डेल टी बी, सॉरी इसमें के बी भी लिखना है, के बी, ठीक है, वेट, के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है, ये हुआ एम बी इंटू एम ए, ठीक है। अपने को चाहिए एम बी, तो एम बी इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है, ये हुआ डेल टी बी, तो ये हुआ एम बी, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या आपको, पहले वो देखते हैं, पहले बात करते हैं के बी, ठीक है, पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, केबी कितना दिया हुआ आपको, बेंजीन का केबी 2.53 केजी मोल इनवर्स, इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी आपको क्या दिया हुआ बच्चों, डब्ल्यू बी क्या होता है, ठीक है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बेंजीन का क्वथनांक इतना है, अवाष्पीय विलय को 90 ग्राम में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, ठीक है, अवाष्पीय विलय को 90 ग्राम में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, ठीक है, 1.80 ग्राम, ठीक है। पूछा क्या है, ए 1.80 ग्राम 80 ग्राम अवाष्पीय विलय को 90 ग्राम में घोलने पर, ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ आपको, डब्ल्यू बी 1.80 ग्राम, इज दैट क्लियर, ठीक है। डेल टी बी क्या दिया हुआ है, डेल टी बी आपको दिया हुआ बच्चों, डेल टी बी डेल टी बी डेल टी बी डेल टी बी आपको दिया हुआ है, हाँ, डेल टी बी कैसे निकालोगे, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आपको टीबी क्या दिया हुआ है, बेंजीन का क्वथनांक कितना है, अवाष्पीय विलय को 90 ग्राम में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354 केल्विन हो गया, ठीक है। अब डेल टी बी क्या था, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक, ठीक है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक, ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ 354.1, हाँ ठीक है, माइनस डेल टी बी आपसे क्या पूछा 353.23 केल्विन, ठीक है बच्चों, ये आंसर आया आपका, इसको 0.88 केल्विन, या इसको ऐसे लिखो 0.88 केल्विन, ठीक है बच्चों। तो डेल टी बी क्या प्राप्त हुआ 0.88 केल्विन। अब एम ए पूछ रहा है आपसे, एम ए क्या होता है, द्रव्यमान, ब्लैक का द्रव्यमान, ब्लैक का द्रव्यमान कितना दे रखा आपको, ब्लैक का द्रव्यमान, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान ये हो गया इसका, ये इसका 90 ग्राम दे रखा है, ठीक है, मान पटक दो इसके अंदर। अब आपको सारी वैल्यू दे रखी है,
क्या करना है, फॉर्मूला है, रख दो इसके अंदर। ठीक है, रखते हैं। एम बी है, के बी का मान पूछा आपसे, के बी है 2.53। ठीक है, और इंटू डब्ल्यू बी कितना आपका 1.80 इंटू 1000। डेल टी बी का मान कितना है 0.88 इंटू एम बी ए 90। ठीक है बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे पूरा क्वेश्चन तो इसका आएगा 98, हाँ 98 नहीं 58 केल्विन, 58 ग्राम मोल। ठीक है, 58 ग्राम मोल्स आएगा जब इसको सॉल्व करोगे। ठीक है ना, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 58 ग्राम मोल्स आएंगे। तो मतलब विलय का मोलर द्रव्यमान कितना होगा उस टाइम 58 ग्राम। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, आपको 99% क्वेश्चन में केवी का मान दिया होगा, 99% क्वेश्चन में केवी का मान दिया होगा। वो तो 1% पॉइंट मान लो, पॉइंट में मान लो अपने। ठीक है, तो मेरी बात समझो बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल्स होता है, ये मत समझोगा केमिस्ट्री में बच्चों का प्रॉब्लम्स होती है कि न्यूमेरिकल नहीं होता सर, हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं होता। तो बच्चों फॉर्मूला याद रखो, जो पूछा है सब दिया हुआ है आपको, इतना भी लिख दोगे तो भी नंबर मिलेगा। ठीक है ना, अगर इतना वैल्यू भी लिख दी ना तो भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सब दिया होता है आपको, सब कुछ है। ठीक है ना, और कभी भी है ना केल्विन में टेम्परेचर, कभी भी इन क्वेश्चनों में केल्विन में लेना टेम्परेचर, ऐसा ही पद्धति में। ठीक है, सॉल्व करो इसको, मतलब सॉरी नोट करो।